हे गाइस अगेन सभी का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइमिंग इट राइट इसका टाइटल है। अच्छा लिखा हुआ है, स्कूल्स कब खुलेंगे और कब खुलने चाहिए, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। देखो उसी अंदाज में पढ़ने वाले हैं। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों को मैं एक साथ लेके चलूँगा। आज जितनी भी ग्रामर आप मेरे साथ सीखोगे, जितने भी नए वोकैब वर्ड सीखोगे, वो सारे आपको अप्लाई करने हैं इस क्विज़ के ऊपर। हर रोज़ की तरह क्विज़ डिज़ाइंड आपके लिए। अगर आप क्विज़ पे अप्लाई करते हो और ख़ुद से इनके आंसर्स निकालते हो, वीडियो के लास्ट में मैं इसको सोल्व करवाऊंगा, उनसे मैच करते हो, तो ये 40-45 मिनट में आप दिन भर की अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। शुरू करेंगे क्लास को। पूरा एंथुजियाज्म, पूरा फोकस बनाए रखें अगर आपको बेनिफिट लेना है तो, है ना। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे टाइमिंग इट राइट। टाइम करना मतलब सही वक्त पे किसी चीज़ को लाना, और किस चीज़ को, इस चीज़ को इट लगा के बता रहा है और वक्त है सही, है ना। टाइम राइट करने का मतलब है किसी चीज़ को सही वक्त पे लेकर के आपको आना है। अब वो चीज़ कौन सी है? ऑन री ओपनिंग स्कूल्स। बात कर रहे हैं हम स्कूल्स को फिर से ओपन करने की, री ओपन करने की। ये टाइम वाला जो आप फ्रेज जो है क्रिकेट में बहुत देखेंगे। शॉट की टाइमिंग कैसी है ना, शॉट को कैसे टाइम किया गया है। तो टाइम राइट करने का मतलब क्या है? सही वक्त पे, मौके पे चौका मारना, ऐसा समझो, है ना। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है इट इज़ रीजनेबल फॉर टू प्लान फॉर स्कूल एग्जाम्स इन समर इफ़ प्रोग्रेस ऑन कोविड-19 होल्ड्स। कह रहा है बहुत ही रीजनेबल है, इसमें बहुत ही रीज़न है, बहुत ही लॉजिक है। अगर हम प्लान करें स्कूल्स के एग्ज़ाम्स के लिए गर्मियों में, समर्स में, अगर जो प्रोग्रेस है, इफ़ द प्रोग्रेस कोविड-19 की वो बनी रहती है, वो होल्ड करती है, तो जिस रफ्तार से कोविड में प्रोग्रेस हो रही है ना, हम वैक्सीन के करीब जा रहे हैं, तो जो जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो अगर बनी रहे ना, ऐसे ही बनी रहे, रिमेन करे, तो बड़ा रीज़नेबल होगा कि इस साल, अगले साल गर्मियों में हम सभी बच्चों के एग्ज़ाम करवा दें। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आज का पूरा आर्टिकल ही सिंपल है, बस इसमें थोड़ी वोकैब हैवी है और ग्रामर के रूल्स थोड़े अच्छे आए हैं, वो हम देखेंगे आगे जाके, है ना। चलिए अब एक छोटा सा मेरा आपसे सवाल है, बहुत ही बेसिक सी कॉमन सी चीज़ है। समर्स मतलब गर्मियाँ, विंटर्स मतलब सर्दियाँ, है ना, ये तो आप जानते होंगे इतना तो। अब इससे थोड़ा सा ऊपर लाओ अपना लेवल। समर और विंटर के अलावा भी इंग्लिश में मौसमों के नाम होते हैं। जैसे मैं आपको दो मौसमें बताता हूँ, दो ऋतुएँ, एक तो पतझड़, एक बसंत। पतझड़ और बसंत, कोशिश करके बताना अपनी वोकैबलरी में से ढूंढ के मुझे, पतझड़ और वसंत के लिए आप इंग्लिश में कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, है ना। सब लोग कोशिश करेंगे, कमेंट सेक्शन में डालें। जो लोग नहीं जानते हैं वो पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं बताऊंगा या लास्ट में बताऊंगा, है ना। सब लोग कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक समरी मैं आपको दे दूँ। समरी ये है कि अभी अपने स्कूल्स जो है ना, खुलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वैक्सीन बहुत नज़दीक है ना। हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है अगर इसी प्रोग्रेस पाथ पे हम चलते रहे तो स्कूल्स खोल देना है और एग्ज़ाम्स भी करवा लेना है अगले साल। लेकिन ये कोविड इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि हम कोई डेफिनेटिव व्यू नहीं ले सकते हैं। बस हमें तैयारी रखनी है। अगर 1-2 महीने में सब हालात सही लगें तो स्कूल्स को खोल करके एग्ज़ाम्स करवा लेने चाहिए, सिलेबस को कम करके, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, हमारी सरकार कर चुकी है। फिर एक और अच्छी चीज़ भी कह रहा है आपने बार्स और स्कूल्स को कंपेयर करोगे ना, तो आप पाओगे कि स्कूल से हमें बहुत फ़ायदा होता है इंस्टेड ऑफ बार्स। तो कह रहे ये सवाल मन में आना ही नहीं चाहिए कि स्कूल खोलने या नहीं खोलने। जब आप बार खोल सकते हो तो स्कूल तो बहुत बड़ी चीज़ है, बार से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बार भले ही मत खोलो, शराब की दुकानें मत खोलो, लेकिन स्कूल ज़रूर खुलने देना। तो बस यही इसकी आज की समरी है। ऑप्टिमिस्टिक है, टोन भी है इसकी आज की ऑप्टिमिस्टिक है। कह रहा खुल जाएंगे, सबके एग्जाम्स हो जाएंगे। शुरू करेंगे आर्टिकल को, बट उससे पहले अपने इंग्लिश को बेसिक से शुरू करने के लिए, अपनी जर्नी को शुरू से, है ना, बेसिक से आप फॉलो करना चाहेंगे चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को। ये खास करके उन लोगों के लिए है जिनका सवाल होता है सर हम शुरू कहाँ से करें, है ना, कौन सी वीडियो से हमें इंग्लिश को शुरू करना देखना। तो आप इस सारी प्लेलिस्ट से अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। द प्लेलिस्ट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे लॉजिक से, बेसिक फाउंडेशनल लेवल से इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है आपको मैंने इसमें सिखाया है ना। इसी के नीचे प्रीमियम कंटेंट की वीडियोज़ हैं जिसमें आप क्लोज टेस्ट, आरसी पे ढेरों सारी वीडियोज़ रखी हैं, 50 के करीब, आप उनको देख सकते हैं। बैंक्स की अलग हैं और एसएससी की अलग है ना।
चला करके आप दोनों देख सकते हैं, पर मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। साथ में इसमें फुल पेपर सॉल्यूशन भी आ रहे हैं, जैसे इस वीक आया प्रीलिम्स का बैंकिंग में, अगले वीक में प्रीलिम्स का एसएससी का बनाऊंगा। तो प्रीमियम जो वीडियोस के अंदर आप जो है फुल पेपर भी मेरे साथ सीख सकते हैं कैसे आपको अप्रोच करना है। शुरू करेंगे। मेंबर बनने के लिए आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करेंगे तो आपको एक वीडियो प्ले होगी, उस वीडियो को चला करके देखें, आपको बताया जाएगा उस वीडियो में कैसे आपको मेंबरशिप लेनी है ना। बुओयड बाय वैक्सीन ऑप्टिमिज्म, educational administrators are working with vigor to end the prolonged disruption to schooling and conduct traditional pen and paper public examination in 2021। कह रहे सपोर्ट होकर के, बॉयड का मतलब है एनकरेज होकर के, सपोर्ट लेकर के, और भाई किसका सपोर्ट? वैक्सीन के ऑप्टिमिज्म का, वैक्सीन से आने वाली आशावाद का। ये वर्ड मैं अभी तोड़ के बताऊंगा आपकी, रुक जाओ है ना। अभी कह रहे सपोर्ट लेकर के इस चीज़ का, एनकरेज होकर के वैक्सीन की अच्छी खबर से। हुआ क्या भाई? कह रहे इस एनकरेजमेंट के साथ ना हमारे जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं बहुत ही जील के साथ, बहुत ही विगर के साथ, बहुत ही एनकरेजमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं कि वो एंड कर दें इस लंबे खिंचे हुए डिस्टर्बेंस को जो आया है बच्चों की स्कूलिंग में, और साथ ही साथ वो कंडक्ट करवा दें परंपरागत पेन और पेपर पब्लिक एग्जामिनेशन को, जिसमें बच्चों को पेन पेपर देके एग्जाम करवाया जाता है 2020-21 के अंदर। समझ गए? तो कह रहा वैक्सीन की अच्छी न्यूज़ मिली है, उससे सबके सब एनकरेज्ड हैं। हमारे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, हमारे बाबू जो अफसर हैं, नेता हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो बस काम यही कर रहे हैं कि कैसे जोश के साथ इस स्कूलिंग के डिसरप्शन को ख़त्म किया जाए, बच्चों को फिर से स्कूल में बुलाया जाए और 2020-21 की गर्मियों में उनके एग्ज़ाम्स करवा दिए जाएँ। अब देख लो सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। सब्जेक्ट पकड़ना है सबसे पहला काम, जो कि है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स। वर्ब है आपकी आर वर्किंग। सब्जेक्ट वर्ब अगर आप नहीं पकड़ते हो तो वो सेंटेंस आपको बिलोंग नहीं करता है ना। आप उस सेंटेंस को पढ़ने के लायक नहीं हो, ऐसा समझ लो। तो उस सेंटेंस को अगर आपको अपना बनाना है तो सब्जेक्ट वर्ब को सबसे पहले पकड़ना है। आप ब्लू और पिंक कलर में देख रहे हो, मैंने मार्क किए हुए सब जगह। फ़ायदा उठाना है इसका, इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी। वर्ड्स देखना, बुओयड बाय, ये वर्ड कहाँ से आया है? देखो BUOY, इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को तैरवाना। पानी है ना, पानी के ऊपर कोई नाव है ना, वो बोय करती है, पानी उस नाव को बोय करवाता है। समझ गए ना? बोय का मतलब होता है किसी चीज़ को फ्लोट करवाना, किसी चीज़ को तैरवाना, है ना, नीचे से सपोर्ट देना ताकि वो तैरे। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई चीज़ बोयड है तो मतलब क्या है? वो चीज़ नीचे से सपोर्ट पा रही है ना। जैसे कोई बोयड नाव है तो वो बोयड नाव कौन सी नाव है? जो कि पानी के ऊपर तैर रही है, ऐसा समझो, है ना, डूबेगी नहीं वो। इसी बोयड वर्ड को हमने सपोर्ट के लिए यूज कर दिया यहाँ पे, सपोर्ट पा करके वैक्सीन की ऑप्टिमिज्म का। ठीक उसी तरह से जैसे एक नाव पानी का सपोर्ट पाती है अपने नीचे से और समंदर में तैरती रहती है। समझ गए ना? तो बॉय वर्ड जो है वहाँ से पकड़ा और कहाँ से कहाँ खींच करके ले आए। इसको मैं खबरी पे करवाऊंगा पोस्टमार्टम सीरीज में, तोड़ करके बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है ना। चलो, विगर का मतलब होता है एंथुजियाज्म, जील, आपके अंदर का उत्साह। प्रोलॉन्ग्ड होता है लंबा खिंचा हुआ, लॉन्ग लास्टिंग या इलोंगेटेड। कह रहे द CBSE with more than 20,000 schools under its ambit at the secondary level has weighed in favor of written mode test, obviously counting on progress in dealing with the pandemic। कह रहे जो CBSE है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, और कैसे भाई 20,000 से ज़्यादा स्कूल्स को अपने एम्बिट में सेकेंडरी लेवल के अंदर होने के बाद, इसके पास 20,000 से ज़्यादा स्कूल हैं 12वीं सेकेंडरी लेवल के 10th क्लास के इसके एम्बिट में। एम्बिट का मतलब होता है दायरा, है ना, स्कोप। तो कह रहे जो CBSE है ना, 20,000 स्कूलों को दायरे में लेकर के जो CBSE बैठी है, उसने वे इन कर दिया है, उसने अपना पक्ष रख दिया है, उसने इन्वॉल्व हो गया है वो एक आर्गूमेंट में। अच्छा, ये वे इन कहाँ किया है? इसने फेवर में किया है रिटन मोड टेस्ट के। इसने बोला कि हम तो रिटन मोड टेस्ट करवाने का 100% सोच रहे हैं। अच्छा, कैसे किया इसने काम? बिल्कुल साफ साफ, ऑब्वियसली काउंट ऑन करते हुए, भरोसा जताते हुए उस प्रोग्रेस का जो आई है डील विद करने में इस पैंडमिक के साथ, जो आई है निपटने में इस महामारी के साथ। तो CBSE जो है ना, उसने देखा वैक्सीन बन रही है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बना रहा है, वहाँ पे वो फाइजर बना रहा है, तो इसको लगा कि अब ये जो है ना वैक्सीन जो है डील विद कर लेगी पैंडमिक से। तो इस वैक्सीन की प्रोग्रेस पे काउंट ऑन करते हुए, इस महामारी से डील करने की प्रोग्रेस पे रिलाय करते हुए CBSE ने अपना पक्ष रख दिया है कि हम तो रिटन मोड टेस्ट करवाएंगे इस साल। समझ गए?
सेंटेंस में बहुत अच्छी अच्छी फ्रेजल वर्ब्स आई हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब आप देख लेना, सीबीएसई आपका सब्जेक्ट हैज़ वेड इन आपकी वर्ब। वे इन होती है एक फ्रेजल वर्ब, इसको मैं हिंदी बताऊँ ना, ऐसे याद रखो, कूद पड़ना। कैसे याद रखोगे, देखो, वे मतलब वजन, इन मतलब अंदर। अगर आपने कोई ऑफिशियल कुश्ती वुश्ती देखी हो, अगर किसी गांव वाम से आप बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं, तो एमएमए पे देखा हो आपने टीवी में, है ना, एमएमए तो देखते होगे। तो मिक्स मार्शल आर्ट या किसी भी फाइटिंग कंपटीशन के अंदर उससे पहले क्या होता है, एक वेइंग का कॉन्सेप्ट होता है। आपके एक ओपोनेंट को और आपको वे किया जाता है मशीन पे खड़ा करके, ताकि दोनों सेम वेट कैटेगरी के हो, ये इंश्योर कर सके, है ना। तो वे इन होते ही, जैसे ही आप वे इन हो गए ना, अगर आपका वेट सही आ गया तो आप उस कंपटीशन में कूद पड़ते हैं। वे इन होने का मतलब यही है, उस कंपटीशन का हिस्सा आप बन चुके हैं। तो वे इन होने का मतलब क्या है इस फ्रेजल वर्ब का, किसी काम में कूद पड़ना, समझ गए ना। सीबीएसई कूद पड़ा है इसके फेवर में कि हम तो करवाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे रिलेट करना है वे इन नाम की फ्रेजल वर्ब को। काउंट ऑन करना होता है किसी पर रिलाई करना, भरोसा जताना, डील विद करना होता है किसी से निपटना। चलो आगे बढ़ते हैं। As a system with 1.2 million students registering for its senior school certificate examination and covering schools for expatriates as well, the board is the bellwether for academic schedules. एक सिस्टम की तरह, एज ए सिस्टम। अच्छा भाई, कैसा सिस्टम? जो है 1.2 मिलियन, जो है 12 लाख स्टूडेंट्स का। और कौन से स्टूडेंट्स? जो रजिस्टर करते हैं सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसे सिस्टम की तरह है जिसमें 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं रजिस्टर करते हैं पूरे भारत भर में। और कह रहा है वो सिस्टम जो कवर करता है स्कूल्स को, यहाँ तक कि भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों के लिए भी, एक्सपैट्रिएट्स के लिए भी, है ना। कह रहे हैं इस सिस्टम के होने की वजह से ना, ये जो बोर्ड है ना, ये अपने आप में एक बेलवेदर है, ये अपने आप में एक लीडर है, इंडस्ट्री का लीडर है। और किन के लिए? एकेडमिक शेड्यूल्स के लिए। तो सीबीएसई ने जो बोल दिया पूरा देश उसको फॉलो करता है। हर स्टेट का जो है बोर्ड जो है सीबीएसई को जो है देखा देखी अपने एग्जाम्स करवाता है। समझ गए ना, देखने वाली चीज़ समझ, ये तो आप समझ गए ना। ये एक स्कूल ऐसा है, सिस्टम ऐसा है जिसमें इतने स्टूडेंट्स हैं और इतने स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपैट्रिएट्स भी हैं ना। अब आ जाओ उसमें देखने वाली चीज़ें। बेल वेदर तोड़ के बता रहा हूँ। बेल मतलब घंटी, वेदर मतलब मेल शीप, भेड़ का भेड़ा, समझ गए ना क्या बोलते हैं उसको, वेदर बोलते हैं इंग्लिश में। तो भेड़ का जो भेड़ा होता है ना, उसके गले में घंटी बांध देते हैं, और वो सबसे समझदार होता है उसी की बांधते हैं। उसके गले में घंटी बांध के वो बताता है सारे जो है हर्ड को आपको कहाँ चलना है। तो भेड़ चाल उसके पीछे पीछे होती है। तो बेल वेदर का मतलब क्या है? वो इंसान या वो चीज़ जो लीडर हो, गाइड करे, या फ्रंट रनर हो, है ना, फोर रनर हो। जैसे वो भेड़ा होता है जिसे गले में घंटी बांध देते हैं, उसको भी बेलवेदर ही बोलते हैं। समझ गए ना। तो ये बेलवेदर है, गले में घंटी बांधा हुआ भेड़ा है सीबीएसई, है ना, हमारे देश के अंदर। एक्सपैट्रिएट मतलब जो पैट्रिएट नहीं रहे, एक्स हो गए हैं पैट्रिएट, ये बना तो ऐसे ही है, मतलब जो लोग अब जो देशभक्त नहीं रहे। एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं है, उनका मतलब ये है जो लोग अब इंडिया के पार्ट नहीं है, जो लोग एनआरआईज है ना, एमिग्रेंट्स इनको बोल सकते हैं। ये वर्ड तब बना था एक्सपैट्रिएट तब जब लोगों को देश निकाला दिया जाता था, उनको बोल दिया जाता था आप गद्दार हो, एक्सपैट्रिएट हो। लेकिन आज की डेट में अगर आप देश छोड़ करके वीज़ा ले लें कनाडा का, जैसे अक्षय कुमार ने ले रखा है, तो आप भी एक्सपैट्रिएट हो जाएंगे, है ना। चलो, क्वाइट fortuitously it was able to wrap up its 2020 examination schedule that began in mid-February without getting derailed by the national lockdown in March। ये नया सा वर्ड है fortuitously, है ना, बहुत कम यूज होता है, बोलने में बहुत अजीब सा है। करेक्ट, क्वाइट fortuitously, बहुत ही फॉर्चुनेटली, इसका सिंपल फॉर्म होता है फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली मतलब फॉर्चुनेटली। करेक्ट, बहुत ही भाग्यवश हुआ क्या, ये एबल था रैप अप करना, ये सक्षम हुआ रैप अप करने में, कंक्लूड करने में, ख़त्म करने में इसके 2020 के एग्जामिनेशन शेड्यूल को, जो शुरू हुआ था फरवरी के बीच में। और कैसे कर पाया ये? बिना डिरेल हुए, बिना पटरी से उतारे, अपने पटरी से उतरे नेशनल लॉकडाउन के द्वारा, बाय द नेशनल लॉकडाउन इन मार्च। कह रहे बहुत ही भाग्यशाली था ये सीबीएसई, इसने फॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फरवरी के बीच में ही रैप अप कर दिया था अपना सेशन। इसने फरवरी के बीच में ही अपने एग्जाम करवा दिए थे, है ना। अच्छा, ये करवाए थे इसने लॉकडाउन के लगने से पहले, क्योंकि अगर लॉकडाउन लग जाते तो ये डिटेल हो जाता, इसके एग्जाम शेड्यूल जो है पटरी से उतर आता, है ना, जो कि लगे थे मार्च में। तो कह रहा बड़ा ही फॉर्चुनेटली इसने काम को किया।
समझ गए ना। रैप अप करना, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, कंक्लूड करना। अगर इसने मार्च में एग्ज़ाम करवाए होते ना तो लॉकडाउन लग जाता, इसके एग्ज़ाम बीच में रह जाते, 2020 का भी एग्ज़ाम ये ना करवा पाता। चलो, डिरेल आप जानते हैं, किसी चीज़ का प्लान का पटरी से उतर जाना उसको कहते हैं डिरेल होना, है ना, किसी चीज़ का नाकामयाब होना, किसी प्लान का। कह स्टेट बोर्ड्स हाउएवर आर येट टू मेक अप देयर माइंड्स ऑन द शेड्यूल फॉर एनुअल एग्जामिनेशंस एंड द एकेडमिक सेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। कह रहे स्टेट के जो बोर्ड्स हैं ना, हालांकि वो अभी भी बाकी हैं मेक अप करना अपने माइंड को, अभी भी उन्होंने अपना दिमाग बनाया नहीं है क्या करना है हमें, है ना। और किस चीज़ पे भाई, शेड्यूल पे। और शेड्यूल किसका, सालाना एग्ज़ाम्स का। और किसका भाई, एकेडमिक सेशन का जो अगले साल होगा। तो अभी तक इन्होंने सोचा नहीं है क्या करवाएंगे अगले साल, दिमाग बनाना इनका बाकी है। अब कह रहे बैडली अफेक्टेड महाराष्ट्र एंड गुजरात आर थिंकिंग और पोस्टपोनिंग द फाइनल एग्जामिनेशंस। कह रहे जो बुरी तरह से प्रभावित हैं महाराष्ट्र और गुजरात, वो थिंक कर रहे हैं कि वो पोस्टपोन कर देंगे फाइनल एग्जाम को, है ना। तो बाकी स्टेट्स तो सोच ही नहीं पा रही हैं, इन्होंने तो सोच भी लिया है, मतलब ये सोचने की प्रोसेस में भी है कि क्यों ना हम एग्जाम को पोस्टपोन ही कर दें, इस साल जो एग्जाम करवाएं ना, है ना। चलो, पोस्टपोन का मतलब है बहुत बाद में करवाएंगे, लेट करवाएंगे। सेंटेंस आप समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ रहे हो, बहुत सिंपल सेंटेंस है। स्टेट बोर्ड सब्जेक्ट है, आर येट टू आपकी वर्ब है। गुजरात और महाराष्ट्र सब्जेक्ट है, आर थिंकिंग आपकी वर्ब है। अब इस पर देखने वाली एक ही चीज़ है, अफेक्ट और इफेक्ट मैं बहुत बार करवाता हूँ, फिर जब मैं कमेंट्स देखता हूँ ना तो मुझे हंसी आती है। सीखने के बाद भी लोग अफेक्ट और इफेक्ट के अंदर गलती करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ रहे हो आप, है ना। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 10-20% लोगों की बात कर रहा हूँ। अब देखो, फिर से एक आपके सामने सेंटेंस लिख दिया मैंने अफेक्ट और इफेक्ट के बीच का डिफरेंस पता करने के लिए। अफेक्ट एक वर्ब है, इफेक्ट एक नाउन है। फिर सुन लो, अफेक्ट एक वर्ब है, इफेक्ट एक नाउन है। इफेक्ट जो है ना एक वर्ब भी होती है, लेकिन उसका यूज़ बहुत रेयरली होता है, आप उसको यूज़ कम करते हुए देखोगे। अब मैं अफेक्ट एज ए वर्ब, इफेक्ट एज ए नाउन को अलग अलग करके बता रहा हूँ। पहले सेंटेंस पढ़ो, आप सब लोग कोशिश करो, 5 सेकंड दे रहा हूँ, फिर मैं करवाता हूँ इसको। चलो, एग्जाम शेड्यूल्स हैव बीन इफेक्टेड बाय द सीवियर इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक। एग्जाम का शेड्यूल जो है वो इफेक्ट हो चुका है, प्रभावित हो चुका है खराब असरों से, अफेक्ट से, इस पैंडेमिक के। तो पैंडेमिक का पूरा प्रभाव पड़ा, उसकी वजह से प्रभावित हो गया हमारा एग्जाम शेड्यूल। बोलो हैव बीन इफेक्टेड। अरे हैव बीन मतलब वर्ब चल रही है, हैव प्लस में बीन। अब मेन वर्ब क्या आएगी, अफेक्टेड आएगी। बता रहा हूँ ना, अफेक्ट होती है वर्ब, इफेक्ट एज ए वर्ब बहुत कम यूज होता है, उसका मतलब कुछ और होता है। तो प्रभावित होने के लिए जो वर्ब होती है वो होती है इफेक्ट, ना कि इफेक्ट, है ना। तो अफेक्ट आपको यूज करना है, हैव बीन अफेक्टेड लिखना है। और सीवियर एक एडजेक्टिव है, इसके बाद में एक नाउन आएगा। नाउन अफेक्ट होता ही नहीं, नाउन होता है इफेक्ट, तो यहाँ पे मुझे इफेक्ट्स करना है। समझ गए ना। इफेक्ट का मतलब है प्रभाव एज ए नाउन, अफेक्ट का मतलब है प्रभाव डालना एज ए वर्ब। चलो आगे बढ़े। Reflecting the overall concern on lost academic activities, the Council for Indian School Certification Examination (ISCE) has appealed to states to allow its schools to open class 12 and 12 in a limited way early in January. रिफ्लेक्ट करते हुए, दिखाते हुए पूरे कंसर्न को कुल मिलाकर के जो चिंता है लोस्ट एकेडमिक एक्टिविटीज़ की, ऐसी एकेडमिक एक्टिविटीज़ की जो हम लूज़ कर चुके हैं इस साल। ना हमने खेल करवाए, ना पढ़ाई करवाई, कुछ नहीं करवा पाए इस साल। कह रहे रिफ्लेक्ट करते हुए अपनी चिंता को, हुआ क्या, जो ये एग्जामिनेशन है ना, काउंसिल, ये जो काउंसिल है, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, कह रहे इस काउंसिल ने अपील किया है स्टेट्स को, इसने सबको रिक्वेस्ट की है कि अलाउ कर दें ये अपने स्टूडेंट स्कूल्स को कि वो ओपन करें क्लास 10 और क्लास 12 लिमिटेड वे के अंदर जनवरी की शुरुआत में, है ना। तो ये बहुत चिंतित है ये काउंसिल, इसने सबको बोला है कि 10वीं और 12वीं वालों को बुला लो जिनके बोर्ड से एग्जाम्स होते हैं, लिमिटेड वे में जनवरी में क्लासेस करवा लो ताकि बाद में जाकर के इनके एग्जाम्स हो सके। समझ गए। रिफ्लेक्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये जो काउंसिल अपील किया उसी वक्त ये रिफ्लेक्ट कर रहा था अपने कंसर्न को। दो काम एक साथ हो रहे थे, पहले काम को आपने बना दिया मेन वर्ब, दूसरे काम को बना दिया पार्टिसिपल फ्रेज। ग्रामर सीरीज अगर आप देखते हो ना तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये आपने बताया है हमें समझ में नहीं आया, रिफ्लेक्टिंग तो आपने बोल दिया पार्टिसिपल है, हमें जानते नहीं है। तो ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ।
एक बार आप सीख लो, उसके बाद ये सेंटेंस आपके सामने आएंगे ना, आपको हंसी आया करेगी कि ये सेंटेंस मैं पहले पढ़ नहीं पाता था, अब देखो मैं कैसे पढ़ लेता हूँ। तो बेसिक फाउंडेशन जरूरी है, बना करके अपना जो है ना फाउंडेशन जो है तैयार करो। कह रहे दीज डिलेमास रिफ्लेक्ट दोज फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब ऑन अराइविंग एट अ सेफ कॉम्प्रोमाइज ऑन स्कूलिंग। कह रहे जो डिलेमास हैं, ये जो सारे धर्म संकट है, डिलेमा का मतलब क्या होता है, धर्म संकट। कह रहे ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये धर्म संकट सबके सामने रखते हैं उनको जो कि फेल्ट अक्रॉस हुए हैं सारे ग्लोब में। कह रहे ये धर्म संकट दिखाते हैं वो वाले जो सारी दुनिया में फेल्ट अक्रॉस हो रहे हैं ना, सारी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। अब वो कौन से धर्म संकट है, अराइव करना एक सेफ कॉम्प्रोमाइज़ पे स्कूलिंग के अंदर, बच्चों को स्कूल में भेज करके उनका साल बचाया जाए या बच्चों को घर पे रख के उनकी जान बचाई जाए, है ना। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ें देख रहे हो ना, ये डिलेमास वैसी हैं जो सारी दुनिया में फील की जा रही हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही हैं। आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। पहला तो डिलेमा नाम का वर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं धर्म संकट। इंग्लिश में इसके सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको, अच्छे अच्छे लिखे नहीं है मैंने। एक तो है बहुत अच्छा प्रेडिकामेंट। जब मैं अच्छा बोलूँ ना तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए, मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अच्छा वर्ड है प्रेडिकामेंट। दूसरा है क्वांट्री, क्वांट्री, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, धर्म संकट, बहुत ही पजल्ड सिचुएशन जहाँ समझ ना आए, इधर कुआं उधर खाई। चलो दोनों वर्ड नोट कर लेना, डिलेमा के सिनोनिम्स हैं, है ना। अब मेरा आपसे सवाल है, कल ही मैंने करवाया दैट, दोज और दे के बीच का डिफरेंस। कल मैंने डिटेल में करवाया था, वीडियो के लास्ट में आया था, लास्ट पैराग्राफ में, है ना। सब लोग एक बार यहाँ पे 10 सेकंड लो और सोच के बताओ यहाँ पे दोज क्यों आया, देम क्यों नहीं आया। देम ना आने का क्या रीज़न है, दोज क्यों आया, या दे क्यों नहीं आया, है ना। दोज ही क्यों आया, कौन सा ग्रामर रूल फंस गया यहाँ पे जिसकी वजह से इस दोज को मैं ना लगाता तो सेंटेंस गलत हो जाता। चलो डिटेल में देखना है तो कल की वीडियो में, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। द डिलेमास रिफ्लेक्ट देम, ये सेंटेंस सही है। ये डिलेमास रिफ्लेक्ट करती हैं उनको। रिफ्लेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में देम नाम का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया हुआ है। लेकिन द डिलेमास रिफ्लेक्ट दोज फेल्ट अक्रॉस अर्ली इन जनवरी, ये डिलेमा रिफ्लेक्ट करती हैं उनको जो फील किए गए थे अर्ली जनवरी में। तो ये फेल्ट अक्रॉस अर्ली जनवरी जो है ना, इस दोज के बारे में बता रहा है। ये हो गया एक एडजेक्टिव फ्रेज। अगर एडजेक्टिव आ जाए, अगर ऑब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के बाद में एक एडजेक्टिव आ जाए, तब आप सिर्फ और सिर्फ दोज को यूज़ करते हैं। अगर इसको मैं अभी उड़ा दूँ, इसको मैं अभी उड़ा दूँ तो यहाँ पे देम, देम बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका उड़ाना नहीं है और यहाँ पे दोज लगाना जरूरी है। समझ गए ना। तो इस एडजेक्टिव के कारण दोज आया, छोटा सा रूल है, कल के वीडियो में डिटेल में हमने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार रूल्स को जो ना रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे, है ना। इन एडिशन देर इज ऑल्सो द लाइकली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन समर इलेक्शंस इन लार्ज स्टेट्स सच एज तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला एंड द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 2021। कह रहा है इसी के साथ साथ, इन एडिशन, इसको आप बिसाइड्स भी बोल सकते हैं, है ना। कह रहा है इसी के साथ साथ वहाँ पे ये भी लाइकली कॉन्फ्लिक्ट है, एक ये भी संभावित कशमकश है, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, और किस किस के बीच, समर इलेक्शंस के बीच, है ना। और कहाँ पे होंगे, बड़ी बड़ी स्टेट्स के बीच में होंगे, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में और केरला में। और एग्जामिनेशन शेड्यूल के बीच 2020-21 के। तो कह रहा है अभी हम करवा नहीं सके एग्ज़ाम, जब हम करवाएंगे तब इलेक्शन हो रहे होंगे इन बड़ी बड़ी स्टेट्स में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो वहाँ पे इलेक्शन और एग्ज़ाम दोनों को एक साथ करवाना है, बड़ा लाइकली कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अपने देश में सब कुछ हो जाता है, जो ना सब चीज़ें रुक जाती हैं पैंडेमिक से, लेकिन इलेक्शन नहीं रुकते हैं, है ना। देख लेना, इलेक्शन के टाइम कोई नहीं सोचेगा, सब लोग जो है इलेक्शन में वोट भी करेंगे और नेता लोग रैली भी करेंगे। बस स्कूल वूल खोलने होते हैं ना, तब इनको डर लगता है। अब आ जाओ इसमें देखने वाली चीज़ें। समर मतलब गर्मियाँ। अब बताता हूँ मैं आपको सारे मौसम, है ना। मेरे हिसाब से जो डिलीजेंट स्टूडेंट्स हैं सब ट्राई कर चुके हैं, सही सही उनको पता होगा, या नहीं भी पता होगा तो उन्होंने कोशिश की होगी। अगर आपने कोशिश नहीं की है तो अभी करें कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, समर का होता है गर्मी, विंटर का मतलब होता है सर्दी। अब तीसरा है पतझड़, हिंदी में लिखते हैं उसको पतझड़, पतझड़, ठीक है। इसके दो मीनिंग होते हैं, फॉल और ऑटम, ठीक है ना। एक अमेरिका में यूज़ होता है, एक इंग्लैंड में यूज़ होता है, ठीक है ना। शायद फॉल जो है अमेरिका वाले यूज़ करते हैं, ऑटम जो है इंग्लैंड वाले यूज़ करते हैं। दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, है ना। देख लेना कौन कौन सा करता है। हमारे इंडिया में तो हम जो है फॉल को, ऑटम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। पतझड़ का मतलब ऑटम या फॉल। बची कौन सी, बसंत, बसंत, बसंत को बोलते हैं इंग्लिश में स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग का मतलब क्या है, उछल करके चीज़ें
जो है सही से अपने रास्ते पे आ रही हैं, है ना। स्प्रिंग वही होता है ना उछालने वाला, तो स्प्रिंग के अंदर सारी की सारी जो है अपने प्लांट्स वगैरह हैं जो हरे भरे हो जाते हैं, बसंत ऋतु वही होती है ना, तो स्प्रिंग आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, सब उछल करके बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपनी ऋतुएं हो गई, 4 ऋतु होती हैं अंग्रेजों की। करे द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट in favor of a written board examination is that it eliminates asymmetrical access including technology deficits and gives all pupils an equal opportunity to score। कह रहा सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट की बात करें और किसके भाई, इसके फेवर में। अच्छा फेवर किसका, रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन की क्या है कि ये है कि ये एलिमिनेट कर देते हैं, ये पूरी तरह से ख़त्म कर देता है किसको, एसिमेट्रिकल एक्सेस को। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, एसिमेट्रिकल का मतलब होता है असमान। तो पहुंच में असमानता को एलिमिनेट कर देता है क्या, हमारा रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन। कह रहे ये कौन सा एसिमेट्रिकल एक्सेस है, जिसमें शामिल है टेक्नोलॉजी डेफिसिट्स, तकनीक की कमी, और ये देता है सब सारे पीपल्स को, सारे स्टूडेंट्स को एक बराबरी की अपॉर्चुनिटी, मौका स्कोर करने का। आप गांव में हो, मैं शहर में हूँ, मैं यूज़ करता हूँ 4G, आप यूज़ करते हो 2G, जम्मू कश्मीर से हो तो 1G, है ना। अब आप भी पढ़ने वाले हो, मैं भी पढ़ने वाला हूँ, अपने दोनों को एग्ज़ाम देना है। आप तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो 2G पे 1G पे, मैं पढ़ रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ, है ना। जब अपने बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे ना, उस एग्ज़ाम के अंदर आप भी उतना ही परफॉर्म करोगे जितना मैं करूँगा, क्योंकि अपने को अब एक ही जगह पे एग्ज़ाम देना आकर के, है ना। तो ऐसा नहीं है आपका नेट काम नहीं किया, आपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए ऑनलाइन, मेरा नेट किया मैं दे पाया। तो कह रहा है यही करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट यही है कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम करवा लोगे तो सबको बराबरी मौका मिलेगा एक जगह बैठ करके स्कोर करने का। समझ गए। इट की वर्ब है 2, पहली एलिमिनेट्स, दूसरी गिव्स। पीपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसके लिए एक और वर्ड है सब्जेक्ट्स, है ना। सब्जेक्ट का मतलब होता है चेला या स्टूडेंट। कह रहे स्टूडेंट्स आर रिलीव्ड दैट इन लाइन विद द एक्सपीरियंस इन कंट्रीज सच एज द UK द सिलेबस हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली पेड डाउन। कह रहे स्टूडेंट्स रिलीव्ड हैं, स्टूडेंट्स हैं चैन की सांस ले रहे हैं, है ना, चैन की बंसी बजा रहे हैं। दैट क्यों भाई, दैट इसलिए कि बिल्कुल उसी तरह से, इन लाइन विद, बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद, बिल्कुल कन्फॉर्मिटी में उस एक्सपीरियंस के, उस अनुभव के जो कंट्रीज से आया है, जैसे कि UK, है ना। कह रहे बिल्कुल उन्हीं के एक्सपीरियंस के हिसाब से सिलेबस जो है ना बहुत बड़े स्केल पे पेयर डाउन कर दिया गया है, हटा दिया गया है या कम कर दिया गया है। और क्या कर दिया गया है, और एग्जामिनेशन शेड्यूल्स है मे बी पुट ऑफ बाय अ फ्यू मंथ्स बियॉन्ड मार्च। और एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है ना उसको पोस्टपोन किया जा सकता है कुछ महीनों के लिए, मार्च के पार। तो स्टूडेंट्स जो है बड़े आराम से हैं कि देखो अमेरिका UK के हिसाब से हमारा सिलेबस भी कम कर दिया है, और अमेरिका UK के हिसाब से हमारे एग्जाम्स भी थोड़े से आगे खिसका दिए गए हैं। समझ गए, सिंपल सेंटेंस है ना। इन लाइन विद मतलब उसी हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विद भी बोल सकते हैं आप इसको, इन कन्फॉर्मिटी विद भी बोल सकते हैं। पेयर डाउन मतलब कम करना। पेयर का मतलब यही होता है किसी चीज़ को काटना। अगर आप सेब का छिलका उतारते हो ना तो उसको पेयर करते हो, पील करते हो ना छिलका, तो उसको पेयर करते हो। पेयर डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को काट काट के उसका स्केल छोटा कर देना। तो इन्होंने भी सिलेबस में ऐसे ही काटा, हर 2 महीने बाद थोड़ा सा सिलेबस काट देते थे कि चलो इस साल ये मत पढ़ना, है ना। पेयर डाउन किया स्टेप बाय स्टेप मैनर में। पुट ऑफ मतलब देखो बनी कैसे फ्रेजल वर्ब, पुट मतलब रखना, ऑफ मतलब दूर, किसी चीज़ को और आगे रख देना। एग्ज़ाम अगले महीने है, आपने उठाए और 4 महीने और आगे रख दिए। पुट ऑफ का मतलब, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना या होल्ड ऑफ करना, है ना। होल्ड ऑफ भी यही होता है, किसी चीज़ को आगे के लिए टाल देना। चलो आगे बढ़ते हैं। वो कैब अच्छी है, रिच आज की वो कैब है ना। कह रहे द अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड वैक्सीन दैट विल ऑल्सो कवर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थ्रू अ स्टैगर्ड प्रोग्राम इज आर्गुएबली की टू डिटरमाइनिंग द कमिंग ईयर्स एकेडमिक टाइम टेबल। कह रहे जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है एक अच्छी वैक्सीन की। अच्छा कौन सी अच्छी वैक्सीन, जो कि कवर करेगी टीचर्स और स्टूडेंट्स को। अच्छा कैसे कवर करेगी, एक स्टैगर्ड प्रोग्राम से, है ना, एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम से। स्टैगर्ड मतलब सिस्टमैटिक। कह रहे ये जो अवेलेबिलिटी है ना, इसकी जो उपलब्धता है, ये भी आर्ग्यूबली की होगी, ये भी आर्ग्यूबली बहुत इंपॉर्टेंट होगी डिटरमिन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए आने वाले साल की एकेडमिक टाइम टेबल को। अगर वैक्सीन आई तब तो टाइम टेबल बन जाएगी, वैक्सीन नहीं आई तो टाइम टेबल भी नहीं बन पाएगी। समझ गए ना। अवेलेबिलिटी इज आर्ग्यूबली की। आर्ग्यूबली का मतलब होता है आप इस चीज़ पे आर्ग्यू कर सकते हैं, है ना।
आर्ग्यू करके इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आर्ग्यूबली की का मतलब है आप भी बहस करो और मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। आर्ग्यूबली यही इंपॉर्टेंट है ना। अब आ जाओ इस पर देखने वाली चीज़ें। स्टैगर्ड का मतलब होता है सिस्टमैटिक, ऑर्डरली। वैसे जो स्टैगर वर्ब का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से चल पाना, है ना। आप जो है लंगड़ा के चलते हो ना, चोट वोट लग जाती है तो आप स्टैगर करते हो। तो स्टैगर्ड पर एडजेक्टिव का मतलब है सिस्टमैटिकली। ये मैं आपको सिस्टमैटिक और ऑर्डरली कैसे बना एडजेक्टिव कभी खबरी पे करवाऊंगा, इसके पीछे कहानी है, तो खबरी ऐप पे ही अपने कहानियाँ करते हैं, है ना। दूसरी चीज़ की प्लस में टू प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। 3 दिन से लगातार ये कॉन्सेप्ट आ रहा है और लगातार मैं आपके दिमाग में ला रहा हूँ कौन से फ्रेज ऐसे हैं जिनके बाद में टू आता है लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। 22 से 23 फ्रेज मैं आपको करवा चुका हूँ। की टू, ओपन टू, क्लोज टू, अप्रोच टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू। मुझे भी याद हो गए, आपको भी याद होने चाहिए। कल के आर्टिकल में से स्क्रीनशॉट को उठाएं, अभी इस वीडियो के बाद उसको जो ना स्क्रीनशॉट को देखें। जितना बार आप देखोगे अपने नोट्स को उतनी बार वो आपके दिमाग में बैठेंगे। कौन से फ्रेज के बाद टू प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़े। की टू के बाद आता है ना। कर एजुकेशन मिस्टर Ramesh Pokhriyal's move to hear public concerns on such issues through an online consultation is a positive step to build consensus। कह रहे जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, शिक्षा मंत्री साहब, अच्छा उनका जो मूव है ना, उनकी जो हरकत है सुनने की लोगों की चिंताओं को ऐसे मुद्दों पे और कैसे एक ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू, इसके जरिए कह रहे इनका जो ये मूव है ना, इनकी जो हरकत है ये एक पॉजिटिव स्टेप है, अपने आप में एक सकारात्मक कदम है बिल्ड करने का, कंसेंसस को बनाने का, सबकी एक मत्ता को। तो एजुकेशन मिनिस्टर ऑनलाइन वे में सबके कंसर्न्स को सुन रहे हैं, तो कह रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद जो डिसीजन लेंगे ना उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी क्योंकि वो कंसेंसस से आएगा। सबकी बात ये सुन लेंगे, सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर लेंगे। कंसेंसस का मतलब होता है सबका एक दिमाग हो, सब बोले हाँ भाई हाँ ऐसा ही करना है ना। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं कंसेंसस के लिए। अभी लिखूं क्या, एक मिनट रुक जाओ फिर। यूनैनिमिटी सबसे अच्छा वर्ड है, यूनैनिमिटी। यूनो है सबका एनिमस, यूनो मतलब एक, एनिमस मतलब दिमाग। सबका एक दिमाग है, एक राय है, कंसेंसस है, यूनैनिमिटी है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। करे द इंटरनेशनल व्यू समराइज्ड बाय द यूएस इन्फेक्शंस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसाई is that given a choice between bars and schools, it is the latter that should be kept open, posing a lower risk of large scale infections। कह रहे इंटरनेशनल व्यू क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नज़रिया क्या है, जिसको समराइज भी किया है एक यूएस के इन्फेक्शस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी के द्वारा, है ना। कह रहा है इंटरनेशनल व्यू ये है, वो ये है दैट कि अगर एक चॉइस दी जाए, अगर एक विकल्प दिया जाए बार और स्कूल के बीच में, अगर दोनों के बीच में एक विकल्प दिया जाए तो जो ये बाद वाला है ना उसको खुला रखना चाहिए। मतलब बार वाला, बार तो पहला वाला है, स्कूल बाद वाला है, तो लेटर जो है ना बाद वाला जो स्कूल है उसको ओपन रखना चाहिए। और कैसे ओपन रखना चाहिए, पोज करते हुए एक लोअर रिस्क को लार्ज स्केल इन्फेक्शंस के, है ना। तो ये इनका कहना है। कह रहा है अगर आपको बार और स्कूल में से खोलना हो तो आप पहले स्कूल को खोलें फिर बार से खोलें। वैसे उल्टा हो गया दुनिया भर में, बार इंडिया में भी खुल चुके हैं, है ना। तो बार तो हमने खोल दिए, अभी भी स्कूल खोलने से डर रहे हैं। तो इन्होंने यही बोला कि बार क्यों खोलते हो पागलो, पहले स्कूल खोलो, स्कूल से इन्फेक्शन नहीं होंगे बल्कि बार में ज़्यादा होंगे। अब इसमें देखने वाली चीज़ें देखो, लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। अगर फॉर्मर लिखा होता तो हम सोचते कि ये बार्स की बात कर रहे हैं, अगर लेटर लिखा हुआ है तो हम सोच रहे हैं कि स्कूल्स की बात कर रहा है ना। फॉर्मर और लेटर। पोज करना मतलब खड़ा करना, लेकिन किन चीज़ों को, क्वेश्चन को, रिस्क को, डाउट को, प्रॉब्लम को, डेंजर को, चैलेंज को। ये सब चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, है ना। अगर सवाल खड़े कर रहे हो, शंकाएं खड़ी कर रहे हो, समस्याएं खड़ी कर रहे हो, डेंजर खड़ा कर रहे हो, चैलेंज खड़ा कर रहे हो, तो आप पोज कर रहे हो। तो पोज नाम के वर्ड को इन वर्ड्स के आसपास देखेंगे, इस वर्ड को क्लोज टेस्ट में आपको बहुत काम आता है ना। इन वर्ड्स के पास ही पोज नाम का वर्ड आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे इंडिया इज़ बेटर प्लेस्ड देन अमेरिका और यूरोप to provide ventilated classrooms, an important factor in controlling virus spread because of the climate। कह रहा है इंडिया बेटर प्लेस्ड है, इंडिया अच्छी जगह पे है, इंडिया अच्छे स्थान पे है। और किसका मुकाबले भाई, अमेरिका और यूरोप के मुकाबले। अच्छा किस काम को करने में, देने में वेंटिलेटेड क्लासरूम्स को, हवादार कमरों को। अच्छा ये हवादार कमरे क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल करने में वायरल के स्प्रेड को। अच्छा क्यों ऐसा, कह रहे कारण से बिकॉज ऑफ क्लाइमेट के, जो है मौसम के।
तो अमेरिका यूरोप में क्या होता है, स्कूल बंद होते हैं, सेंट्रल कूलिंग होती है, सारे स्कूल के अंदर आपको बाहर से खिड़कियाँ विड़कियाँ देखने को ज़्यादा मिलेंगी नहीं, अंदर ही अंदर सारा काम हो जाएगा, है ना। अगर इंडिया को देखें ना तो हम बेटर प्लेस पे हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में हवादारी होता है, सारा स्कूल सरकारी स्कूल में आप चले जाओ खिड़की दरवाजे होते हैं बड़े बड़े, है ना, तो बेटर वेंटिलेटेड है, इस वजह से हमारे यहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन कम होगा अगर स्कूल हम खोल देते हैं तो। समझ गए, वेंटिलेशन आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटर यहाँ पे एक एडवर्ब है ना, बेटर प्लेस्ड। करेक्ट, येट अ डेफिनेटिव व्यू ऑन द स्कूल शेड्यूल फॉर 2021 इज नॉट पॉसिबल until the course of the pandemic over the next few months becomes clear। कह रहे फिर भी एक साफ साफ नज़रिया, डेफिनेटिव व्यू है ना, एकदम क्लियर अनविक्वोकल जो व्यू है ना स्कूल के शेड्यूल पे 2020-21 के लिए, कह रहे ये पॉसिबल है ही नहीं, ये कभी भी हम बता ही नहीं सकते हैं। और कब तक नहीं बता सकते हैं, जब तक अनटिल कोर्स जो है, रास्ता जो है पैंडमिक का अगले कई महीनों में साफ नहीं हो जाता। जब तक पता लगेगा हमें अगले महीनों में क्या होना है, तभी हम बता पाएंगे 2020-21 में क्या एग्ज़ाम होंगे, क्या स्कूल लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगर ऐसा ना हो तो हम साफ साफ नहीं बता सकते। समझ गए। अब इसमें ग्रामर रूल फंसेगा आपका, मैं आपको रूल समझाऊंगा इन 3 सेंटेंसेस के ज़रिए। सब लोग ट्राई करेंगे, कोई ढीठ नहीं बनेगा, कोई ढीठ नहीं बनेगा। तीनों सेंटेंस को ट्राई करके मुझे बताओ क्या इनमें एरर है, फिर मैं एरर सही करवाता हूँ रूल के साथ। चलो कोशिश कर लिया करो, है ना। यहाँ भी मुंह बना के बैठे रहते हो, वहाँ एग्ज़ाम में भी मुंह बना के बैठे रहते हो, ना यहाँ नंबर मिलेंगे ना वहाँ मिलेंगे। चलो अब देख लो, 3 वर्ड्स हैं अपने पास, अनटिल, अनलेस और लेस्ट। तीनों में एक ही रूल फॉलो होता है, क्या भाई, इनके बाद में कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा। अनटिल, अनलेस और लेस के बाद में, अनटिल, अनलेस और लेस के बाद में कभी भी नॉट वाला सेंटेंस नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, मान लो मेरे को ज़रूरत पड़ जाए तो, ज़रूरत पड़ जाएगी तो अनटिल, अनलेस और लेस के बीच में नोट लगा हुआ है। ये नकारात्मक वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनके बीच में नोट है अंदर ऑलरेडी। अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, लेस का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। ना आ गया ना तीनों में, तो जब ना आ गया तो फिर से नेगेटिव लगा के डबल नेगेटिव मत बना देना, वो अफर्मेटिव हो जाता है। कहने का मतलब इनके बाद में नेगेटिव सेंटेंस कभी भी ना आए। आ जाओ इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। डू नॉट स्टॉप अनटिल यू डोंट रीच योर डेस्टिनेशन। रुकना मत जब तक मंजिल तक ना पहुँच जाओ। रुकना मत जब तक ऐसा ना हो, और क्या ना हो, तुम मंजिल तक ना पहुँच जाओ, है ना। दिक्कत क्या है, 2 बार नोट आ गया, अनटिल में भी आ गया और डोंट यहाँ भी आ गया। यहाँ से डोंट निकाल दो, अनटिल वाला पड़ा रहने दो। डू नॉट स्टॉप अनटिल यू रीच योर डेस्टिनेशन। ठीक है, समझ गए ना। नोट मैंने निकाल दिया क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना था, अनटिल में ऑलरेडी नोट पड़ा हुआ है। वैसे ही अनलेस में करूँगा, अ वैक्सीन विल बी अवेलेबल सून अनलेस द वायरस डजंट म्यूटेट। एक वैक्सीन बहुत जल्दी अवेलेबल होगी अगर वायरस म्यूटेट ना करे तो। अगर वायरस म्यूटेट कर गया तो जल्दी अवेलेबल नहीं होगी, अगर म्यूटेट नहीं किया तो जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। पर अनलेस के बाद में फिर से डजंट पड़ा हुआ है, तो मैं क्या लिखूं, अनलेस का नोट रखो और इस वाले नोट को निकाल दो। अनलेस द वायरस म्यूटेट्स, अब इस एस को लगाना पड़ेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब निकल गई है ना। चलो लेट्स लीव फॉर द स्टेशन नाउ लेस्ट वी डोंट मिस द ट्रेन। आओ स्टेशन के लिए निकलें, ऐसा ना हो हम ट्रेन मिस कर दें। क्या करना है, ऐसा ना हो कि, फिर से ना पड़ा है, इस डोंट को निकाल दो। लेस्ट वी मिस द ट्रेन। लेस्ट के बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब का बेनिफिटिव आता है, याद रखें। इसके अलावा लेस के बाद में कुछ नहीं आएगा। अनटिल अनलेस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेस के बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव आएगा बिना एस के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेस्ट वी मिस द ट्रेन। चलो आगे बढ़ें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो आज के ग्रामर कॉन्सेप्ट में यूज़ होगा, है ना, ग्रामर वाले क्विज में इसको यूज़ करेंगे अपने। कह रहे पुअर एडहेरेंस टू सेफ्टी नॉर्म्स बाय एवरेज सिटीजन कैन ओनली jeopardize द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स फर्दर इवन विद द वैक्सीन अवेलेबल। कह रहे जो पुअर एडहेरेंस है, जो खराब फॉलोअंस है, एडहेरेंस मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना है ना, किसी रूल को, किसी लॉ को, किसी कानून को, तो कह रहे खराब तरीके से जो फॉलो कर रहे हैं ना सेफ्टी नॉर्म्स को, और कौन भाई, एवरेज सिटीजन जो बाजार में जाता है और मास्क नहीं लगाता, है ना। कह रहे महज और महज जॉपर्डीज करेगा, ये महज और महज खतरे में डालेगा स्कूल्स को और रीओपन करने पे आगे, है ना। कह रहे इवन यहाँ तक कि एक वैक्सीन के अवेलेबल होने के बाद, कह रहे भले ही वैक्सीन अवेलेबल हो जाए, लेकिन जो आदमी
मास्क वास्क नहीं पहनता, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता, गले वाले लगता है लोगों के, कह रहा अगर पुअर एडरेंस करता है सेफ्टी नॉर्म्स का तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि उससे स्कूल जो हैं खुलेंगे नहीं। समझ गए ना। एडहेयर इज इक्वल टू कंप्लाई, एडहेयर भी एक वर्ब है, कंप्लाई भी एक वर्ब है। एडहेरेंस इज इक्वल टू कंप्लायंस, एडहेरेंस एक नाउन है, कंप्लायंस भी एक नाउन है। एडहेयर के बाद में हमेशा प्लस में टू, कंप्लाई के बाद में हमेशा प्लस में विथ। वैसे ही एडहेरेंस के बाद में हमेशा प्लस में टू, और कंप्लायंस के बाद में हमेशा प्लस में विथ। तो ये मैंने इस तरीके से बताया, आपको समझ में आया है ना। एडहेयर और एडहेरेंस दोनों टू लेते हैं, और कंप्लाई और कंप्लायंस दोनों अपने बाद में विद लेते हैं। तो देख रहे हो एडहेरेंस के बाद में ये टू आना लाजमी था। दोनों का मतलब होता है सख्ती से फॉलो करना, किसी कानून को सख्ती से उसकी पालना करना। चलिए अब फटाफट से एक लाइक और एक शेयर देंगे अपने शुरू करने वाले आज के क्विज़ को। सिंपल सा क्विज़ है, सिंपल सा ट्यूटोरियल है। मैं सेकंड वाला लेने वाला था, पर वो सेकंड वाला इससे भी सिंपल निकला है ना, तो मैंने फर्स्ट ही ले लिया। द ICSE डिसाइडेड टू कंडक्ट डिलेड एग्जाम्स फॉर डैश, अब जो भी लगाना लगा देना, दोज लगाना, देम लगाना, जो भी, फ्रॉम कंटेनमेंट जोन्स लेस्ट दे मिस या डोंट मिस द एग्ज़ाम ओइंग टू मिनी लॉक इन देयर लोकेलिटी। जो ICSE है उसने डिसाइड किया कि वो कंडक्ट करेगा एग्ज़ाम्स को डिले में, है ना, डिलेड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगा उन लोगों के लिए जो कंटेनमेंट जोन में से हैं। कहीं ऐसा ना हो वो अपने एग्ज़ाम को मिस कर दें मिनी लॉकडाउन के ड्यूरिंग, है ना, उनकी लोकेलिटी के अंदर। तो मेरी गली में अगर मिनी लॉकडाउन लगा है तो ICSE ने क्या बोला कि मेरे जैसे लोगों का एग्ज़ाम डिले होगा, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारा एग्ज़ाम करवा दूँ और तुम आ ही ना पाओ लॉकडाउन की वजह से, है ना। अब आ जाओ इसमें देखने वाली चीज़ें। लेस से बाद में क्या लगना चाहिए? लेस के बाद में लगेगा पॉजिटिव टेंस। अगर पॉजिटिव लगेगा तो डोंट मिस का कुछ काम है क्या? अगर पॉजिटिव लगेगा तो डोंट मिस का कुछ काम है क्या? नहीं है ना। तो आपका यार ये तो मैंने आज आंसर ही गलत बना दिया है ना। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अगर लेस्ट पॉजिटिव है, लेस्ट नेगेटिव है, तो उसके बाद में आएगा हमेशा पॉजिटिव, है ना। तो डोंट मिस यहाँ भी नहीं आएगा, डोंट मिस यहाँ भी नहीं आएगा। अब बचा क्या? एक तो मिस बनेगा ये वाला, एक बनेगा मिस ये वाला। अब देम और दोज दोनों में से एक को चूज करना है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ फॉर देम लगाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पे इस एडजेक्टिव क्लोज को निकालना पड़ेगा, फ्रेज को। उन लोगों के लिए जो कंटेनमेंट जोन से आते हैं, ये एडजेक्टिव पड़ा है उन लोगों के लिए, वो लोग जो कंटेनमेंट जोन से आते हैं। समझ गए ना। इस एडजेक्टिव की वजह से मुझे यहाँ पे देम नहीं बल्कि दोज लगाना है। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ तो मिस आएगा लेकिन यहाँ पे दोज आएगा। अगर देम लगाऊंगा तो इसको निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए मुझे बोला नहीं, तो मुझे यहाँ पे दोज लगाना चाहिए। तो बी आपका आंसर बनेगा इस तरीके से। चलो अगले पे आ जाओ, इसको कलर दे दें ग्रीन, है ना। बी हो गया। द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड वैक्सीन इज क्रूशियल टू डैश द एग्जाम्स दिस ईयर एंड डैश द एकेडमिक ईयर अनलेस वी डैश हर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले पकड़ लो अनलेस को। अनलेस के बाद में आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो या तो सी आंसर है आपका, या ए आंसर है, या डी आंसर है, ठीक है ना। बी में तो डोंट आ रहा है, डोंट वाला तो होगा ही नहीं। अब देखो क्रूशियल टू, की टू, क्रूशियल टू, ओपन टू, क्लोज टू, अप्रोच टू, विद अ व्यू टू, हैबिचुअल टू, अकस्टम टू, सबके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आईएनजी फॉर्म आएगी तो यहाँ पे कंडक्टिंग ये आएगा आपका आंसर, या ये कंडक्टिंग ये आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अब देखो आपका सी भी आंसर नहीं है क्योंकि इसमें कंडक्ट आ रहा है, कंडक्टिंग नहीं आ रहा है। ए या डी में से एक है। अब ध्यान से देखो, क्रूशियल टू कंडक्टिंग द एग्जाम्स दिस ईयर एंड डैश टू एकेडमिक ईयर। अब देखो ये क्रूशियल टू के दो ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास। पहला तो कंडक्टिंग द एग्जाम्स, दूसरा रैपिंग अप द एकेडमिक ईयर। समझ गए ना। ये टू से ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है एंड कंजंक्शन के कारण। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ भी आईएनजी फॉर्म लेनी है, तो रैपिंग अप को ही लूँगा। तो डी मेरा आंसर बनेगा। दोनों जगह ही मुझे वर्ब के आईएनजी फॉर्म चाहिए। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, थर्ड वाले को देख लें। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब वे इन। वे इन का सही मीनिंग कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करता है? पुट ऑफ, काउंट ऑन, बोर्ड और बेल वेदर। बेल वेदर मतलब आगे चलने वाला भेड़ा जो सबको गाइड करे, है ना। इंडस्ट्री लीडर को बोलते हैं बेल वेदर। काउंट ऑन करने का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर क्या करना? भरोसा जताना। पुट ऑफ करने का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे के लिए धकेल देना, पोस्टपोन कर देना। बोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट देना, किसी चीज़ से सपोर्ट लेना, है ना। बोर्ड का मतलब सपोर्ट पाना। चारों के अपने अपने मीनिंग है। वे इन का मतलब होता है
कूद पड़ना किसी आर्गुमेंट में, किसी कॉन्टेस्ट में, है ना। यहाँ पे चारों का कोई कनेक्शन नहीं है वे इन के साथ, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर है ई होना चाहिए, जो मैंने लिखा नहीं है ना। चारों पांचों वर्ड्स आपके रिपीट हो गए हैं जो अपने आज के ट्यूटोरियल में आए थे, वे इन, काउंट ऑन, बेलवेदर, पुट ऑफ और बॉयड। चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। रेगुलरिटी बनाएं अपनी, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। एक दिन पढ़ करके, 2 दिन पढ़ करके ऐसा सोच लो चलो भाई इस महीने का मैंने पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा। रेगुलरिटी बनाओ। जिस दिन तुम ये एडिटोरियल खुद पढ़ने लग जाओ, मैं उसी दिन का वेट कर रहा हूँ, है ना। आप जब ये पढ़ने लग जाओ तब आप वीडियोस देखना बंद करें, तब आप खुद से अपनी पढ़ाई करें। ये वीडियोस आपको उतना काबिल बनाने के लिए है ना, बट जब तक काबिल ना बनो तब तक प्रिपरेशन करते रहो। चलिए कल की वीडियो मुलाकात होगी, कल करूँगा सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक पे। तब तक के लिए साइनिंग आउट।